हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें जाने। उसमें भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है और ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं, उन सबको जाने। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जो विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। और इसमें हम लोग पहला देखेंगे आंतरिक विभाजन का सूत्र। आंतरिक विभाजन का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई रेखा है ए बी कोई रेखा है, इसको कोई बिंदु P इसके सेंटर में, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी कट करता है m/n में, तो इस P का निर्देशांक क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा, P का निर्देशांक क्या होगा, इसका जो एक डेरिवेशन नहीं आता है, इसको मतलब बेसिक इसका केवल फार्मूला याद रखें, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इसमें x का जो मान होगा, P का x y का मान निकालना है, यहाँ पर P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x का निर्देशांक क्या होगा, x जो होगा वो होगा m/2, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट से जो एक गुणा करना है, तो m(x2) + n(x1), इसका इधर गुणा करेंगे, इसका उधर गुणा करेंगे, m(x2) + n(x1) बटे m + n, ये x का मान होगा। वहीं यदि अगर y को कैलकुलेट करेंगे तो y हो जाएगा वही सेम चीज़, m का उधर गुणा होगा, n का इधर गुणा होगा, तो m(y2) + n(y1) / m + n, यह हो जाएगा x का y का निर्देशांक। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4, 5 और 1, 2 को, जो बिंदु जो ए एंड बी को, जो ए एंड बी को मिलाने वाली रेखा को वन 2:1 में विभाजित करता है। इसमें दिया हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ए मतलब 4, 5 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। तो जैसे मान चलिए यहाँ पर विभाजित करता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि जैसे मान चलिए ये कोई हमारी रेखा है, यहाँ ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4, 5 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 2। अब यहाँ कोई सेंटर में पॉइंट P है जो इसको 2:1 में विभाजित करता है, तो इसी P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ जो एक वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर x और y का जो फार्मूला निकाले हैं उसमें अगर इसको पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 का उधर गुणा होगा, तो 2 × 1 + 1 × 4 m(x2) + n(x1) बटे m + n, 2 + 1 बराबर हो जाएगा 4, 2, 6 बटा 3, या x का जो आ जाएगा वैल्यू ये आ जाएगा 3 के बराबर। अब वहीं अगर y को कैलकुलेट करेंगे तो y को कैलकुलेट करेंगे तो m(y2), तो m का मान 2 × y2 का मान 2 + n(y1), तो n का मान 1 और y1 का मान 5, तो 1 × 5 / 2 + 1 बराबर 4 + 5 बटा 3, या फिर 9 बटा 3, या y बराबर 3 आ जाएगा। तब यहाँ यदि अगर P का अगर वो निर्देशांक पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा P(x, y) = 2 और 3, तो ये हो जाएगा P का निर्देशांक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब वो जो प्रैक्टिस बुक आती है उसमें दिए रहते हैं, तो उन सब को प्रैक्टिस करिए और ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं आपके इंट्रेंस एग्जाम में। और अब दूसरा देख लेते हैं बाह्य विभाजन का सूत्र।
तो ये फार्मूला आप कंठस्थ रखिए क्योंकि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा देखते हैं। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या है? तो बाह्य विभाजन में क्या करते हैं, मान चलिए कोई पॉइंट ए है x1 y1 और एक पॉइंट बी है x2 y2। इसको क्या करता है कि मतलब इसको कोई पॉइंट P है, यहाँ से P है जिसका निर्देशांक x y है, ये इसको A और B को m/1 में डिवाइड करता है। तो m/1 में कैसे डिवाइड करेगा? अब जैसे मान चलिए इससे जो यहाँ तक की दूरी है वो m है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी n है, मतलब PA अपॉन PB इक्वल टू m/n है। तो इसका जो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है? बाह्य विभाजन का सूत्र अगर हम देखते हैं तो ये होगा, इसमें भी सेम वही चीज़ रहेगा, बस बीच में जो है कि माइनस चिन्ह आ जाएगा। यहाँ x का जो p का x जो कोऑर्डिनेट होगा इसका मान होगा कि mx2 माइनस nx1 बटे के m प्लस n, m माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि माइनस चिन्ह आ जाएगी। अब वहीं पे यदि अगर y का निर्देशांक देखा जाए तो हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपन m माइनस n, ये हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि किसी बिंदु को अगर कोई बिंदु विभाजित कर रहा हो, अगर उसमें ये ना बताया गया हो कि आंतरिक विभाजन है या बाह्य विभाजन है, तो उस कंडीशन में आप उसको आंतरिक विभाजन मान के सॉल्व करेंगे। तो वो जो है कि यदि अगर मतलब आंतरिक विभाजन मान के सॉल्व करेंगे ही जब तक कि उसमें ये ना कहे कि नहीं वो बाह्य विभाजन मतलब कर रहा है, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि बाह्य विभाजित करता है तब तक आपको ये मान के चलना है कि वो आंतरिक विभाजन ही है। और क्वेश्चन आंतरिक विभाजन पे ही आता है, बाह्य विभाजन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बाह्य विभाजन पर एक सूत्र एक जो है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई बिंदु कोई बिंदु दिए बिंदु ए का निर्देशांक 9 4 दिए गए बिंदु ए एंड बी का निर्देशांक दिया हुआ है 5 को मिलाने वाली रेखा को थ्री रेशियो 1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। 3:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित बिंदु P का निर्देशांक। इसमें दिया हुआ कोई बिंदु है जो दिए गए बिंदु A एंड B को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। बाह्यतः विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजन के लिए सूत्र हम पढ़े ही हैं। यहाँ जो है कि अगर जब तक उसमें दिया ना रहे क्वेश्चन में कि बाह्यतः विभाजित करता है, तब तक आपको ये मान के चलना है कि आंतरिक विभाजन है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ अगर सूत्र में अगर इसको पहले इसका एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये कोई जो है कि रेखा है AB, ए का निर्देशांक दिया है 9 4, ये पॉइंट B है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 2।
आपसे पूछ रहा है किसी पॉइंट P का निर्देशांक, जो इसको देखा जाए तो A है 3 और ये यहाँ से यहाँ तक है 1, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस कंडीशन में अगर सॉल्व करेंगे, इसका बाय विभाजन का सूत्र दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करें तो x को कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें जो है कि x को कैलकुलेट करेंगे तो m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू ये है, तो mx2 प्लस n माइनस एन x1 बटे के m माइनस n, तो इसको अगर रखेंगे तो 3 इंटू x2 की वैल्यू 5 है, माइनस n की वैल्यू 1 है, इंटू x1 की वैल्यू जो है कि 9 है, बटे के 3 माइनस 1। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 5 टाइम 15 माइनस 9, 15 में से 9 चला जाएगा तो 6 बटा के 3 में से 1 चला जाएगा 2 बचेगा, तो जो x का निर्देशांक आएगा 6 बटा के 2 बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं। जब y कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी m का वैल्यू दिया हुआ है 3, n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो my2 माइनस ny1, तो m इंटू y2 की वैल्यू जो है कि 2 दिया है, तो 3 इंटू 2 माइनस ny1, तो n का मान जो है कि 1 दिया हुआ है, तो y1 का मान दिया हुआ है 4 बटे के m माइनस n, m का मान 3 दिया हुआ है, n का मान 1 दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे 3 दूना के 6 माइनस 4 बराबर 2 बचेगा, और नीचे 3 माइनस 2 बराबर 2 बचेगा, 3 माइनस 1 बराबर 2 बचेगा। देन y बराबर यहाँ देखेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो p का निर्देशांक निकला है वो निकला क्या है, p x की वैल्यू जो है कि 3 है, y का मान 1 है। तो इस तरह का बाय विभाजन पे सूत्र देख लेता है। एक जो है कि स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप जो है कि अपने जो मतलब बुक खरीदे हैं उससे प्रैक्टिस करते रहे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे इस पर, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है कि आपके लिए इजी होता जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आता होगा। और आगे देखते हैं एक स्पेशल केस 3। इसमें क्या होता है कि जैसे मान चलिए हमारा कोई पॉइंट है A x1 y1, यहाँ B है x2 y2, और यहाँ कोई पॉइंट P है जो कि x y है। यहाँ ये m n में विभाजित कर रहा था, तो इसका फार्मूला इंटरनल मतलब आंतरिक विभाजन का जो फार्मूला था वो था x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे के m प्लस n, और y का मान था m y2 प्लस n y1 बटे के m प्लस n था। और हम स्पेशल केस में क्या देख लेते हैं कि यदि अगर ये सेंटर पॉइंट हो, जब ये इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा तो m बराबर n हो जाएगा। जब m बराबर n इसमें पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी देखते हैं। तो जब m बराबर n पुट कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा m x2 प्लस m x1, m बराबर n रखने पर यहाँ m प्लस m हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऊपर से m कॉमन हो जाएगा, m प्लस m है यहाँ, तो यहाँ पर 2m हो जाएगा। तो ऊपर से m कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x2 प्लस x1 बटे के 2m, m से m कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपन के 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जब हम पुट करेंगे वही वैल्यू m बराबर n रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 अपन 2। तो मतलब अगर कोई बिंदु दिया हुआ है दो और उसका अगर मध्य बिंदु पूछ लिया जाए तो मध्य बिंदु क्या है, जैसे मान चलिए इसका और इसका मध्य बिंदु देखेंगे तो x का जो ज्योमेट्रिक मान, x का जो मान आएगा वो आ जाएगा x1 प्लस x2/2, और y का मान वही देखेंगे तो आ जाएगा y1 प्लस y2/2, जब ये सेंटर पॉइंट हो, m बराबर n हो। इस पे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन जो मध्य बिंदु पूछता है। मान के चलिए कोई सा क्वेश्चन आपको दे देगा,
दिया हुआ है कि ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, यहाँ मान के चलिए ए का निर्देशांक 5 और 7 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 9 और 13। अब पूछ लेगा इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु सीधे x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो x1 + x2/2, या जो है कि 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, या फिर मतलब मध्य बिंदु है, जो भी कह सकते हैं, मतलब बराबर विभाजित करता है, ये इसके बराबर है। तो उस कंडीशन में, या फिर यदि क्वेश्चन में आपको देगा कि नहीं मध्य बिंदु ज्ञात करिए, या आपसे दे देगा कि 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका जो है कि निर्देशांक पॉइंट ज्ञात करिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x1 + x2/2, x1 का मान है 5 प्लस x2 का वैल्यू है 9 बटा के 2, इसको देंगे 9 × 5 = 14 बटा के 2 बराबर 7, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। y बराबर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा y1 + y2/2, y1 का मान 7 है, y2 का मान 13 है, बटा के 2 बराबर आ जाएगा 20 बटा के 2, या y का मान आ जाएगा 10। तो इसका जो p x y का निर्देशांक आ जाएगा p ब्रैकेट में 7 और 10, ये इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। और कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पे वो भी देख लेते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाएगा कि 2 और 5 निर्देशांक बिंदु 2, 5 और K9 का मध्य बिंदु 4 और 7 है, तो K का मान आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको दे देगा कि निर्देशांक बिंदु 2, 5 और K9 का मध्य बिंदु 4, 7 है, तो K का मान ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जानते हैं, बेसिक से जाएंगे तो x जो मतलब x बराबर होता है x1 + x2/2। तो यहाँ पे यदि अगर x का मान देखा जाए तो x का मान 4 है, 4 बराबर x1 का मान है 2 प्लस x2 का मान है k बटा के 2। यहाँ देखेंगे 4 दूना के 8 बराबर 2 प्लस k, यहाँ से k बराबर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब अगला देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ और। आपसे मान के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि बिंदु 3 - 6 और 4, 5 दिया हुआ है कि बिंदु 3, - 6 और 4, 5 बिंदु 4, 5 को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगा। दिया हुआ क्वेश्चन कि बिंदु 3, - 6 और 4, 5 को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन ही आते हैं। बस आपको जो है कि थोड़ा अगर बेसिक भी आप जानते रहेंगे तो आप लोग इजीली स्क्वायर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तीन या दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। तो इसको देख लेते हैं।
तो इसमें क्या हुआ है कि जो एक्स एक्सिस का जो होता है निर्देशांक, और कोई बिंदु अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0, एक्स एक्सिस पे ए एंड 0 होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट से ही हम लोग चलेंगे, ये जो है कि विभाजित करता है, तो देखेंगे किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर इसमें नहीं दिया हुआ है कि आंतरिक विभाजन करता है कि बाह्य विभाजन करता है, तो आपको आंतरिक विभाजन ही मानकर चलना है। वो जो है कि यदि अगर रेशियो अगर निगेटिव में आएगा तो मान लेंगे कि पॉजिटिव, मतलब वो बाह्य विभाजन है। जैसे मान चलिए एम रेशियो एन अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये बाह्य विभाजन कर रहा है। नहीं तो आंतरिक विभाजन लेकर अगर कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव ही आ रहा है मतलब वो आंतरिक विभाजन ही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे y का निर्देशांक दिया हुआ है 0, ये तो इसको और इसको मतलब यदि अगर हम देखेंगे y का निर्देशांक है 0 बराबर, मतलब इस फार्मूला में हम लोग रखेंगे y बराबर mx2 my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n में रखेंगे। तो y का यहाँ कोऑर्डिनेट जैसे मान चलिए ये रेखा है, इसमें दिया हुआ है कि इसका निर्देशांक जो है कि दिया हुआ है 4 5 और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 -6। तो हमको ये जो है कि P पॉइंट का निर्देशांक जो है कि P पर y वैल्यू हमको पता है, तो y का यहाँ मान रखेंगे y बराबर 0 बराबर my2, m का मान जो है कि हम लोगों को m और n का रेशियो पता करना है। तो my2 की वैल्यू है -6, y2 की वैल्यू यहाँ पर जो इससे देखेंगे तो 5 हो जाएगी, चाहे किसी को भी ले सकते हैं। my2 5 प्लस ny1, n का मान जो है कि हम लोगों को रेशियो पता करना है, n इंटू y1 का मान है -6 अपान m प्लस n। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये इधर पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5m माइनस 6n। तो यहाँ से अगर एक को इधर लाएंगे तो 6n इज इक्वल टू 5m, या m अपान n करेंगे तो जाएगा 6/5। यही जो है कि m रेशियो n 6/5 आ जाएगा। और यही है। और यदि अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि किसी बिंदु को, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि नोट में इसको लिख लीजिए। तो नोट क्या लिखना है आपको, नोट में आपको लिखना है कि बिंदु A ब्रैकेट में x1 y1 एंड B x2 y2, A x1 y1 B x2 y2 का अक्षों द्वारा विभाजन। तो देखेंगे एक्स एच किस अनुपात में विभाजित करेगा। अगर आपको ये पता रहेगा तो आपको उस तरह से सॉल्व नहीं करना होगा, इसे डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो एक्स एच जो विभाजित करेगा, एक्स एच द्वारा विभाजन मतलब ये देखना है हम लोगों को कि एक्स एच किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका जो डायरेक्ट मान आ जाएगा, इसका जो डायरेक्ट मान आएगा -y1 अपान के y2 हो जाएगा। मतलब एक्स एच दो बिंदुओं को इस अनुपात में विभाजित करेगा। अगर यहाँ देखा जाए तो y1 अपान y2 इस अनुपात में यह इसको विभाजित करेगा निगेटिव साइन के साथ। और वही देखा जाए कि वाई एच किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वाई एच द्वारा विभाजित अनुपात तो ये आएगा -x1 अपान के x2। ये भी जो है कि इन दोनों को याद रखेंगे तो आपको यदि क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जो है कि इजीली कर पाएंगे। और हम
देख लेते हैं कि बाई मतलब विभाजन का सूत्र था जो वो यहीं तक था, तो इतने ही विभाजन के सूत्र हैं, आप इसको जो याद रखिए और इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको जो प्रैक्टिस करिए। और इससे बाहर कुछ पूछेगा जाएगा नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही है और इतना ही पूछा जाएगा। आपके सिलेबस का 10+2 तक का जितना भी एग्जाम होगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा जितना हम पढ़ाए हैं। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, स्लोप के बारे में जान लेते हैं, ढाल। सेक्शन फार्मूला कंप्लीट। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा स्लोप के बारे में। हिंदी में इसको कहते हैं ढाल या प्रवणता। इसको m से डिनोट करते हैं। तो ढाल या प्रवणता क्या होता है, तो ये होता क्या है इसको लिख लीजिए एक बार आप, कि किसी रेखा द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस द्वारा बनाया गया कोण अगर थीटा है, किसी रेखा द्वारा धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण थीटा है, तो tan थीटा को ढाल या प्रवणता कहते हैं। इसमें क्या है कि ढाल या प्रवणता क्या होता है उसको जान लीजिए। तो इसमें लिखे हैं हम कि यदि कोई रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा को उस रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। जैसे मान चलिए हमारा कोई ये जो है कि कोऑर्डिनेट है चतुर्थांश, यह जो है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यह जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, यह जो है कि निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये आपको दिया हुआ, तो ये मान के लिए कोई रेखा है, तो इस रेखा का जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इसी थीटा को tan थीटा जब लिखेंगे, इसको m से डिनोट भी करते हैं प्रवणता को, तो ये जो tan थीटा होगा इसी को इस रेखा का ढाल या प्रवणता कहेंगे और इसे m से डिनोट करते हैं। अब मान चलिए, अब एक कंडीशन और लिख लेते हैं, ये जो है कि ढाल या प्रवणता आप समझ गए होंगे क्या होता है। यदि अगर कोई रेखा दी हुई है तो उसका जो tan थीटा निकाल लेंगे तो वही उसका ढाल या प्रवणता हो जाएगा। अब अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उसका प्रवणता क्या संबंध होगा, अगर मान के चलिए पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं की प्रवणता में क्या संबंध होगा। ये मान चलिए हमारा क्वाड्रेंट है चतुर्थांश, और यहाँ जो है कि एक्स एक्सिस ये वाई है। तो यहाँ यदि अगर दो रेखाएं अगर पैरेलल हैं तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं यदि अगर पैरेलल होती हैं तो उनका जो ढाल होता है ये एंगल, यदि अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो ये देखेंगे हमारा जो है कि वो सम्मुख कोण जो होगा वो बराबर होगा, यह एंगल और यह एंगल थीटा दोनों बराबर होंगे। तो जो मतलब इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ढाल बराबर होगा, तो मतलब ये अगर पहली लाइन है और ये अगर दूसरी लाइन है तो देखेंगे कि tan थीटा अगर इसको थीटा 1 माने, ये थीटा 2 मानेंगे, तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो उसका जो है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम देख रहे हैं कि जो एंगल है वो बराबर है। तो यहाँ पर जो tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2, यहाँ देखेंगे कि m1 बराबर m2। मतलब अगर दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनका जो प्रवणता होगा ढाल वो बराबर होगा, मतलब इन दोनों रेखाओं का ढाल जो है कि बराबर होगा। और देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता है कंडीशन।
पैरेलल लाइन के लिए देख चुके हैं। लंब रेखाओं के लिए दूसरा में क्या है, लंब। तो लंब रेखा का क्या है, यदि अगर दो ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, यहाँ पर यदि अगर एक लाइन ये है पहली और दूसरी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पर, ये जो है कि दूसरी लाइन है, तो हम देखेंगे कि ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो एंगल होगा, ये जो है कि इसका यदि अगर एंगल देखा जाए इस एक्स एक्सिस के साथ, अगर इसका एंगल देखा जाए दूसरी वाली लाइन का, तो ये यहाँ से यदि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दें तो ये तो थीटा हमको पता है, और ये 90 डिग्री, तो ये जो एंगल बना रही है दूसरा 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल बना रही है दूसरी वाली लाइन। तो पहली के लिए M1 देखते हैं, पहली का ढाल देखते हैं, तो M1 बराबर tan थीटा होगा क्योंकि वह थीटा एंगल बना रही है, और दूसरे वाले का अगर देखा जाए तो हो जाएगा M2 बराबर tan 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि दूसरा वाला जो है ये 90 डिग्री प्लस थीटा का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। अगर इस एंगल को अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा होगा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है। तो इसको जानते हैं हम लोग कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, तो M2 बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। जब इन दोनों को जो अगर इन दोनों में अगर हम संबंध निकालना चाहें तो M1 इंटू M2 कर लेते हैं, M1 इंटू M2 बराबर देखेंगे tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा। आपको पता है कि tan इंटू कॉट बराबर 1 हो जाएगा, तो M1 इंटू M2 बराबर -1। या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, -1 बच जाएगा। तो जो लंब रेखाएं हैं उसमें जो संबंध होता है प्रवणता का, तो M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है। इसको आप जो है कि याद रखेंगे। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे। अभी तो ये केवल बेसिक आप लोगों को बता दिए कि इसका थोड़ा बहुत यूज जो होगा उसको आप देख लेंगे। हम देख लेते हैं अब इसके आगे देख लेते हैं लाइन के लाइन के बारे में जान लेते हैं। लाइन का जो समीकरण होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा है लाइन का, उसका कंसेप्ट हम लोग अभी देखते हैं। पहले मान चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। हम लोगों को दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें सर साइड डाल दीजिए। तो इसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये कोई क्वाड्रेंट अपना दिया हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई। तो हम ये देख लेते हैं कोई दो बिंदु, ये है ए x1 y1, या कोई बिंदु बी है x2 y2, और इसका हम लोगों को इक्वेशन ज्ञात करना है। तो पहले हम दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल निकालना ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि अगर ये यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो दूरी आएगी, ये दूरी जो आएगी वही ये दूरी होगी, और ये दूरी क्या होगी कि y2 - y1 होगी। और इस दूरी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी जो है कि x2 होगी। तो जो ये दूरी बीच की बची होगी ये x2 - x1 होगी, तो वही दूरी ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 - x1। हम लोग जानते हैं ये अगर थीटा डिग्री एंगल है और ये तो 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर है, तो
तो हम देखेंगे अगर tan थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान के बेस हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा अगर निकालेंगे, tan थीटा ये जो एक ढाल के बराबर होगा, m प्रवणता के बराबर होगा, m बराबर tan थीटा बराबर होगा y2 माइनस y1 अपान के x2 माइनस x1। ये आपका दो बिंदु से गुजरने वाली किसी रेखा की प्रवणता हो जाएगी। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसकी जो है कि प्रवणता क्या होगी, ढाल क्या होगी। तो ये यदि अगर आपको फार्मूला पता होगा तो यहाँ से आप इजली कर पाएंगे। अब हमको ज्ञात करना है मेनली क्या है, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। मान के चलिए यही दो बिंदु है, यहाँ पे ये रेखा है ए बी, ए x1 y1, ये है बी x2 y2। हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कैसे आता है इसका समीकरण। अब मान चलते हैं हम यहाँ पर कोई एक बिंदु P लेते हैं जिससे रेखा गुजर रही है, P x y है। तो हम जानते हैं यदि अगर ये पूरी रेखा है, यहाँ पर अगर बीच में कोई पॉइंट ले लिया जाए P x y, तो हम जानते हैं कि P x1 y1 और P x y से गुजरने वाली जो रेखा की ढाल होगी वही जो है कि A और P से गुजरने वाली जो रेखा है वही जो है कि A और B से गुजरने वाली रेखा है। तो A और P से गुजरने वाली रेखा की जो ढाल होगी वही जो है कि A और B से गुजरने वाली रेखा की ढाल होगी, मतलब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर होगी। तो इसकी प्रवणता हम देख लेते हैं तो क्या होगा, मतलब हम देख रहे हैं कि A और P से गुजरने वाली रेखा की जो ढाल होगी वही होगी A और B से गुजरने वाली रेखा की ढाल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका देखेंगे प्रवणता, A और P से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1, नहीं y2 माइनस y1 होता है ना, तो y माइनस y1 अपान के x माइनस x1 बराबर इन दोनों से गुजरने वाली रेखा की ढाल देखेंगे तो ये होगा कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या फिर y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और ये जाके उधर गुणा हो जाएगा तो जाएगा x माइनस x1। ये आपका दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन है। इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप जो है कि ध्यान रखिए। ये जो है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इससे जो है कि इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस पर एक आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन देख लेते हैं एक ठो, तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, मान के चलिए क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि 2 3 निर्देशांक बिंदु 2 3 और 5 4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आपसे जो है कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे कि बिंदु 2 3 और 5 4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आपको अगर बिंदु फॉर्म अगर पता रहेगा लाइन का तो उस पर जो कैलकुलेट डायरेक्ट कर पाएंगे। तो बिंदु फॉर्म हम भी लिखवाया था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये जो है कि बिंदु फॉर्म है लाइन का। यहाँ जो है कि y1 का वैल्यू रखेंगे तो y माइनस 3 y1 बराबर y2 का मान है 4 माइनस 3 बटे के 5 माइनस 2 x2 माइनस x1 5 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस x1 2। इसको यदि अगर देखेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 का इधर गुणा कर लेंगे तो 3y माइनस 9 4 माइनस 3 बराबर 1 तो हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ देखेंगे x माइनस 3y, इसको उधर ले जाएंगे 3y, इधर 9 जाएगा उधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 बराबर 0। तो आ जाएगा यही इक्वेशन का जो दो बिंदु दिया हुआ था इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण यही आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाएंगे। और हम लोग अगला देख लेते हैं प्रवणता रूप रेखा का।
दूसरा हम लोग क्या देख लेते हैं, रेखा का प्रवणता रूप। रेखा के प्रवणता रूप के बारे में जान लेते हैं। प्रवणता रूप क्या होता है, तो वही है पिछला हम लोग जो इक्वेशन देखे थे, पिछले इक्वेशन में था बिंदु फॉर्म में y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये था जो है कि बिंदु रूप था रेखा का। और हम जानते हैं कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ये जो है क्या है, रेखा का प्रवणता है। तो इसका जो है कि इसके बराबर हम पुट करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व कर लें हम, तो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। और इसको और सॉल्व करेंगे तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस m x1। ये y चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा y बराबर m x प्लस y माइनस m x1। हम लोगों को पता है ये y1, ये जो है कि पूरा क्या कांस्टेंट है, y1 का वैल्यू दिया रहेगा और जो है कि x1 का वैल्यू दिया रहेगा, और m भी एक कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसको जो है कि पूरा c लिख सकते हैं, तो हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। तो ये यहाँ से ये जो फॉर्म है ये रेखा का प्रवणता रूप है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें c क्या है, c को यहाँ अगर लिख लें अलग से तो c है, c को हम देखें तो ये जो c है y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। जो c है, ये जो c निकाले हैं, ये कांस्टेंट जो अलग से आया है, ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। मान के लिए अगर कोई रेखा यहाँ से गुजर रही है तो ये जो अंतःखंड है मूल बिंदु से ये जो जहाँ पर कट कर रही है, ये जो है यही पूरा c है, यही इसका अंतःखंड है, तो यही है c। और यम को जानते ही हैं, यम है प्रवणता, यम क्या है, रेखा की प्रवणता है। तो इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। जैसे मान चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे एक दो क्वेश्चन। तो आप इन सब चीज़ों का नोट्स बनाते रहिए, नोट्स अपन जो है कि कलेक्ट करते रहिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बनाएंगे और फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा। आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें यहीं पर एक जगह पर मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं प्रवणता रूप पे कुछ क्वेश्चन। मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया है कि कोई रेखा एक अक्ष के साथ पैंतालीस डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप 7 है और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप 7 है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस रेखा का समीकरण, कोई रेखा है जो एक अक्ष के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है और y एक्सिस पर कटे अंतःखंड का माप 7 है, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण याद करिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसको यदि अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है m बराबर होता है, रेखा का जो प्रवणता रूप था हम अभी पढ़े हैं, y बराबर mx प्लस c। यहाँ पर हम जानते हैं कि m बराबर होता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये tan 45 डिग्री अगर देखेंगे tan 45 डिग्री, तो m बराबर आ जाएगा 1। और यहाँ पर जो है c अंतःखंड जो y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है, c का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7। तब इसमें जब पुट कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर m का मान 1 इंटू एक्स प्लस c का मान 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x प्लस 7, या इसको कर लेंगे कि
एक्स माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका रेखा जो अभी जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, उसका जो है कि ये समीकरण जो जिस रेखा का निकालना था वो ये निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट अगर ये पता रहेगा कि अंतःखंड रेखा का प्रवणता रूप क्या होता है और ये अंतःखंड क्या होता है, प्रवणता क्या होता है, तो आप इजीली इसको हल कर पाएंगे और इसका जो आंसर निकाल पाएंगे। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एक क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि कोई रेखा है एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा और बिंदु 9, 4 से गुजरती है। तो समीकरण, तो रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु इतना इतना से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यदि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, मान चलिए कोई समीकरण दिया हुआ है ax1 ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर कोई रेखा, और ये मान चलिए जो रेखा का समीकरण दिया हुआ है अगर किसी बिंदु से गुजरता है 2, 3, 4, 5 या किसी भी बिंदु से गुजरता है, तो ये सारे बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि यदि अगर इस वैल्यू को अगर इसमें रखा जाए तो इसका जो सोल्यूशन आएगा पूरे का वो 0 के बराबर जाएगा। मतलब ये पूरा बैलेंस रहेगा, जो इक्वेशन है वो इससे संतुष्ट रहेगा। तो ऐसे ही यदि अगर हम रेखा का प्रवणता रूप से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिंदु इतना इतना से गुजर रहा है, तो पहले इसको हम देखेंगे। यहाँ प्रवणता हम लोगों को पता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा tan 45 डिग्री, या m बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको जो इक्वेशन में रखेंगे y बराबर mx प्लस सी, m का मान 1 है तो y बराबर m इंटू 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो y बराबर x प्लस सी। अब हमको पता है कि जब अब इक्वेशन तब तक नहीं कंप्लीट होगी जब तक c का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो रेखा है ये इस बिंदु से होकर गुजरती है, ये जो रेखा हम निकाले हैं ये इस बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु का जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो यहाँ से सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें सी का वैल्यू, तो y बराबर दिया हुआ है 4 बराबर 9, x बराबर दिया है 9 प्लस सी, यहाँ से c बराबर देखेंगे तो -5 आ जाएगा। तब इस -5 को यहाँ पर पुट कर देंगे तो y बराबर x माइनस 5 या फिर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसका इक्वेशन का समीकरण आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे भी क्वेश्चन के। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चन आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे ईजिली हल हो जाएंगे अगर आप करेंगे तो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगला, इसके थोड़ा और नोट्स बनाकर लिख लीजिए। जो कुछ नोट्स, प्रवणता रूप हम लोगों को पता है कि रेखा का प्रवणता रूप होता है y बराबर mx प्लस सी, ये हमारा रेखा का प्रवणता रूप है। तो इस रेखा का इक्वेशन क्या है, अगर मान चलिए ये tan थीटा बराबर कुछ दिया हुआ है, मान चलिए थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो है कि थीटा है और ये क्या है सी अंतःखंड है। तो ये जो है कि रेखा का इक्वेशन है। अब ये मान के चलिए कि ये रेखा यहाँ मूल बिंदु से होकर गुजर जाए, तो मूल बिंदु से जब गुजरेगी तो इस कंडीशन क्या होगा, सी का मान 0 हो जाएगा और m का मान जो भी रहे। तो इस कंडीशन जब मूल बिंदु से रेखा गुजरे मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी का मान 0 हो जाएगा। तो जो रेखा का इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y बराबर mx आ जाएगा। अब ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लो अब हमको निकालना है x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन निकालना होगा तो हम जानते हैं कि x एक्सिस क्या होगा कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जब 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो tan 0 हो जाएगा प्रवणता m बराबर
tan 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर y एक्सिस एक्सिस का अगर इक्वेशन देखा जाए, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे मान चलिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाएगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे, y बराबर mx हो जाएगा। ये आपसे पूछ ले जाएगा कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो y एक्सिस का इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे tan थीटा बराबर 0, और जब ये मतलब x एक्सिस का, तो x एक्सिस से यदि अगर गुजरेगी तो इसमें जो ये अंतःखंड होगा YH के साथ वो भी 0 हो जाएगा। जब YH के साथ अंतःखंड 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया पूरा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो मतलब जो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा ये y बराबर 0 हो जाएगा। ये x एक्सिस का इक्वेशन, और ये आपको चीज़ें याद होना चाहिए। जैसे मान चलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि जो है कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, y बराबर 0 हो जाएगा। अब वही यदि अगर y एक्सिस का इक्वेशन देखा जाए, y एक्सिस का अगर समीकरण देखा जाए कि क्या होगा, तो y एक्सिस के कंडीशन में क्या होगा कि tan थीटा, ये देखिए पॉजिटिव एक्सिस के साथ y एक्सिस जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि y बराबर, यहाँ पर tan 90 बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan 90। तो tan 90 रखेंगे तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। तो अब यदि अगर यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है कि अंतःखंड जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। अंतःखंड जो है कि y एक्सिस पर ही जब रेखा है तो अंतःखंड 0 हो जाएगा, अंतःखंड कोई काट ही नहीं रहा है। तो अगर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर m का मान इनफाइनाइट। तो हम लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के यदि अगर मान चलिए कोई भी संख्या उसके अगर बटे इनफाइनाइट है तो इसका मान 0 होगा। जहाँ पर जी y एक्सिस का जो इक्वेशन आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 0। तो ये y एक्स का इक्वेशन है। तो ये आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। जैसे x एक्सिस का इक्वेशन है y बराबर 0, वैसे जो है कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ये हो जाएगा y एक्सिस का इक्वेशन। और हम देख लेते हैं कुछ, जैसे मान के चलिए x एक्सिस का इक्वेशन हो गया, y एक्सिस का इक्वेशन हो गया, और मान चलिए x अक्ष के समांतर रेखा कोई समीकरण अगर पूछ लिया जाए, तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम जानते हैं, x अक्ष के जो भी समांतर रेखा होगी x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हो जाएगा 0। बचेगा क्या, केवल c बचेगा। अगर कोई समांतर रेखा है तो ये अंतःखंड काटेगी, कोई ना कोई a या b या c कुछ भी कांस्टेंट काटेगी। तो x अक्ष के जो समांतर रेखा की समीकरण होगी y बराबर c हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, y बराबर c बचेगा। वहीं यदि अगर देखेंगे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर b कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो है कि वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण। इस पे क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ही एक बता देते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन एक आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, क्वेश्चन दिया हुआ था कि बिंदु -3 और 5 से गुजरने वाली x एक्सिस तथा y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण। ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई बिंदु दिया हुआ था 3, 5,
और इससे गुजरने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा का भी समीकरण बताना था आपको, और वाई एक्सिस से केवल समांतर रेखा का समीकरण बताना था। तो ये मान चलिए हमारा क्वाड्रेंट है। अब ये -3 5, तो -3 5 इसमें कोई जो है कि बिंदु है -3 और 5। तो अब इससे एक्स अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण और वाई अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण दोनों आपको बताना था। तो ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा की जो समीकरण होगी, इसका क्या होगा कि हम लोग जाने थे कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c होता है। यहाँ c का मान 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 5 हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब वही यदि अगर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देखेंगे, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर b। यहाँ पर जो है कि b का मान जो है कि इसमें जो है कि 3 दिया हुआ है, तो x बराबर -3 या x + 3 बराबर 0, ये जो है कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें।